सर्दियों के दिन थे। आज बहुत दिनों के बाद कुनकुनी धूप खिली थी, तो बलराम जी और उनकी पत्नी नीरज जी सुबह का नाश्ता करने के बाद घर का रोजमर्रा का सामान लेने के लिए घर के पास वाली मार्केट चले गए। खरीदारी करके वापस लौटते लौटते दोपहर के 2 बज चुके थे। चलते चलते रास्ते में ही नीरज जी के पाँव अचानक ठिठक कर रुक गए और वे बड़े गौर से सामने की ओर देखने लगी। सामने एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग थी। छुट्टी का समय था, इसलिए स्कूल का गेट पूरा खुला हुआ था और एक एक करके सभी बच्चे दौड़ते हुए गेट से बाहर आ रहे थे। किसी बच्चे की माँ उसे लेने आई थी तो किसी के पिता। बाहर आते ही बच्चे बड़ी खुशी से अपने मम्मी पापा को दिन में क्या क्या हुआ सब बताने लगे थे। सभी बच्चों के माता पिता के चेहरे पर एक इत्मीनान सा दिखाई दे रहा था। बाहर आते हर बच्चे की ओर देखते हुए नीरज जी बरबस गेट पर नजर बनाए हुए थी। तभी बलराम जी बोले, क्या नीरज, तुम यहाँ क्यों रुक गई? अरे कितनी बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अब हमारा बेटा यहाँ पढ़ाई नहीं करता। उसकी पढ़ाई बहुत सालों पहले ही पूरी हो चुकी है और यह स्कूल भी वह कब से छोड़ चुका है। स्कूल तो क्या, अब तो वह हमें और इस देश को भी छोड़कर जा चुका है। कहते कहते बलराम जी का स्वर गीला हो गया और यहाँ वहाँ देखते हुए अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश करने लगे। जानती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हर बार इस स्कूल के सामने से गुजरते हुए पाँव अपने आप रुक जाते हैं, इस उम्मीद में कि अभी हमारा बच्चा दौड़ते हुए आएगा और खुशी से माँ माँ पुकारते हुए मेरे सीने से लग जाएगा। नीरज जी ने कहा। यह सुनकर बलराम जी कुछ पल के लिए खामोश हो गए तो नीरज जी बोली, बहुत याद आती है विपिन की। आपको भी तो आती होगी ना? नीरज जी की इस बात पर बलराम जी उन्हें समझाते हुए बोले, अरे नीरज, कब समझोगी तुम? बच्चे जब स्वयं बच्चों वाले हो जाते हैं तो मान लेना चाहिए कि वह अब बड़े हो चुके हैं। उनके कर्तव्य और अधिकार बदल जाते हैं। फिर हम यहाँ अकेले कहाँ हैं? हम तुम 2 हैं ना। 2 जन जब साथ खड़े हो जाते हैं तो 2 नहीं 11 होते हैं। तो नीरज जी बोली, आपकी ये फिलॉसफी सुनने में तो अच्छी है, लेकिन एक माँ के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती। मन के भीतर की उदासी नीरज जी के कंठ को अवरुद्ध कर रही थी। फिर बलराम जी ने कहा, नीरज, हमारे अलावा इस देश में और भी ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे उन्हें यहाँ छोड़कर दूसरे देश में बस गए हैं। आजकल ये आम बात हो चुकी है और वैसे भी फ्लाइट में अमेरिका से भारत आने में समय ही कितना लगता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब घर चलो। कहते हुए बलराम जी नीरज जी का हाथ थामकर चल पड़े। वे नीरज जी को समझाते रहते थे, परंतु बच्चों के दूर चले जाने का गम उन्हें भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। चलते चलते उनके मन मस्तिष्क में अतीत की लहरें हिलोरे मारने लगी। माँ, पिताजी, मेरी विदेश में नौकरी लग गई है। बरसों से जो मैंने सपना देखा था आज वह पूरा होने जा रहा है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। अब देखिएगा पिताजी, आपका बेटा कैसे तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। बड़ी खुशी से बलराम जी के बेटे विपिन ने उन्हें यह बात बताई, लेकिन बेटे के विदेश जाने की बात सुनते ही बलराम जी हक्के बक्के रह गए थे। और उधर ये बात सुनकर नीरज जी तो मानो पत्थर की ही हो गई थी। एक शब्द भी उनकी जुबान से नहीं निकल पाया था। तो बलराम जी अपने बेटे से रोकने का आग्रह करने के इरादे से बोले, यह क्या कह रहे हो बेटा तुम? इकलौते बेटे हो तुम हमारे, तुम ही हमें छोड़कर अमेरिका चले जाओगे तो इस उम्र में हम यहाँ अकेले कैसे जी पाएंगे? ओ कम ऑन, बी प्रैक्टिकल। यह वक्त इमोशनल होने का नहीं है पिताजी। आखिर मेरे फ्यूचर का सवाल है। मेरे सभी दोस्त विदेश में जाकर बस गए हैं और क्या कमाल की लाइफ स्टाइल है उनकी। आप क्या चाहते हैं मैं जिंदगी भर यहीं फंसा रह जाऊं? क्यों बेटा,
क्या कमी है हमारे देश में? मुझे अच्छी पेंशन मिल रही है और तुम भी मुंबई में अच्छी खासी जॉब कर रहे हो। यह घर भी हमारा अपना है। आखिर कमी किस चीज की है बेटा, जो तुम अपना देश, अपने माँ बाप को छोड़कर विदेशी धरती पर बसना चाहते हो? बेटा, हमें समझने की कोशिश करो। इस उम्र में हम तुमसे दूर रहना नहीं चाहते। हमें अपने बेटा बहू पोता पोती का साथ चाहिए। क्या पिताजी, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? मेरी भी कुछ इच्छाएं, कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। विपिन के इतना कहने पर बलराम जी बोले, बेटा, विदेश जाने का मौका तो अपनी नौकरी के दौरान मुझे भी मिला था, परंतु तेरी बोर्ड की परीक्षा के कारण हम तो विदेश नहीं गए थे। हमने तो पहले तुम्हारे बारे में ही सोचा था। अब विपिन की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। गुस्से में वह बोला, पिताजी, वह आपकी बेवकूफ़ी थी, लेकिन अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं भी वही बेवकूफ़ी दोहराऊं और भावनाओं में बहकर लिए गए गलत फैसले के कारण सारी उम्र पछताता रहूं? माफ कीजिए पिताजी, लेकिन मुझसे यह नहीं हो पाएगा। मैं प्रैक्टिकली होकर अपने फैसले लेता हूँ। बेटे का दो टूक जवाब सुनकर बलराम जी सन्न रह गए। उन्होंने कातर नजरों से अपनी पत्नी नीरज जी की ओर देखा, पर उनकी आंखों में तो सिर्फ आंसू ही आंसू थे। शायद अभी तक सदमे में थी, लेकिन उनके बेटे विपिन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। विदेश में सुनहरे भविष्य के लालसा ने उसके पंख जो लगा दिए थे, माता पिता के चेहरे पर बसी निराशा और हताशा के भाव को नजरअंदाज करके आखिरकार उड़ ही गया वह, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर, बूढ़े माँ बाप को अकेले जीने या मरने के लिए छोड़कर। पुरानी बातों को याद करते करते बलराम जी कब घर के बाहर पहुंच गए, उन्हें पता ही न चला। सामान का थैला घर के बाहर दरवाजे पर रखते हुए बलराम जी नीरज जी की ओर हाथ बढ़ाया, लाओ नीरज, चाबी दो। लेकिन नीरज जी ने कोई हरकत नहीं की। अरे क्या कर रही हो नीरज, दो न चाबी, कहते हुए बलराम जी जैसे ही पीछे मुड़कर देखने लगे तो हैरान रह गए। नीरज जी की आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थी। वह अपना सर पकड़े खड़ी थी और देखते ही देखते कटे वृक्ष की बाती कब जमीन पर गिर गई, पता ही नहीं चला। नीरज, नीरज, क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए बलराम जी मदद के लिए चिल्लाने लगे तो आसपास के लोग दौड़ते हुए चले आए। जल्दीबाजी में एक गाड़ी में लिटाकर नीरज को अस्पताल ले जाया गया। अंदर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में नीरज जी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वहीं बाहर बैठे बलराम जी के हाथ पैर फूल रहे थे। वह चिंता में डूबे जा रहे थे कि आखिर उनकी पत्नी को ऐसा क्या हुआ है जो इस तरह चक्कर खाकर गिर पड़ी। शायद कमजोरी आ गई होगी, सोचते हुए कभी अपने मन को समझाने लगते तो दूसरी ओर विचार आता कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। आशंकाओं का तो कोई अंत ही नहीं था। घबराहट में आकर उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी विपिन ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर में नर्स इमरजेंसी वार्ड से बाहर आई। मेरी पत्नी नीरज अब कैसी है? बलराम जी ने पूछा तो नर्स ने कहा, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप रिसेप्शन पर 50,000 की पेमेंट जमा करवा दीजिए। बलराम जी ने रिसेप्शन पर जाकर अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन जब नीरज जी की सारी रिपोर्ट्स आई तो जो कुछ भी सामने आया उसे जानकर बलराम जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीरज को कैंसर था। कुछ देर तो बलराम जी को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं है, परंतु उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। मन ही मन सोच लिया कि अब अपनी पत्नी को भी परेशान नहीं होने देंगे। तभी उनके पास उनके बेटे विपिन का फोन आया तो बलराम जी ने उसे सारी बात बताई तो विपिन बोला, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, माँ ठीक हो जाएगी, बस उनके खाने और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। बेटे से बात करके बलराम जी का दिल भी थोड़ा सा हल्का हो गया था। 2 दिन के बाद नीरज जी को घर भेज दिया गया। बलराम जी उनका खूब अच्छे से ख्याल रख रहे थे। अपने हाथों से उनके लिए पौष्टिक खाना बनाते और समय पर दवाई देते। हर रोज सुबह या शाम उनके साथ पार्क में टहलने जाते। उन्हें चेकअप और इलाज के लिए टैक्सी में बिठाकर अस्पताल ले जाते।
अपने पति बलराम जी का इतना समर्पण देखकर नीरज की आंखें भर आती, परंतु बलराम जी ने ठान लिया था कि वह नीरज को कुछ नहीं होने देंगे और उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाकर उन्हें ठीक करके ही दम लेंगे। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन नीरज जी की हालत हर बीतते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। अक्सर अपनी हालत देखकर वह कमजोर पड़ जाती, लेकिन बलराम जी हमेशा उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करते, यह कहकर कि अच्छे इलाज और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है। परंतु बलराम जी स्वयं कभी कभी अकेले बैठकर आंसू बहाने लगते थे। पत्नी की बीमारी के कारण बलराम जी अब मानसिक पीड़ा की अतिरिक्त आर्थिक परेशानियों से भी जूझने लगे थे। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए एक दिन सुबह सुबह ही बलराम जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया, तो उनका बेटा गुस्से में भड़कते हुए बोला, क्या पिताजी, समय तो देख लिया कीजिए, यहाँ रात के 11 बज रहे हैं, आपको शायद वहाँ कोई काम नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ बहुत बिजी रहता हूँ। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन पिताजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बुढ़ापे में तो वह सब चलता ही रहता है, आप उन्हें डॉक्टर को दिखाइए। वैसे भी मेरे वहाँ आने से उनकी बीमारी तो ठीक नहीं हो जाएगी ना। और हाँ, छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा। अब फ़ोन रखता हूँ, सुबह मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना पड़ता है। स्तंभ रह गए बलराम जी। तभी अंदर से आवाज आई, क्या हुआ, विपिन से बात कर रहे थे क्या? मेरी भी तो बात करवा दी होती ना। अपने कमरे में लेटी हुई नीरज बोली। तो बलराम जी अंदर आए और चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोले, अरे नीरज, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि इस समय वहां रात होगी। वो सब लोग सो रहे थे, बेवजह उन्हें डिस्टर्ब कर दिया मैंने। मैं तुम्हारी कल रात बात करवा दूंगा। वैसे क्या कहा विपिन ने, कब आएगा वो भारत हमसे मिलने? नीरज जी के इस प्रश्न पर बलराम जी सोच में पड़ गए, फिर हड़बड़ाते हुए बोले, हाँ हाँ नीरज, वह छुट्टियां लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही उसे छुट्टी मिल जाएगी तुरंत दौड़ा आएगा तुमसे मिलने। नजरें चुराते हुए बलराम जी ने अपनी बात कहकर तुरंत कमरे से बाहर चले गए। अपनी पत्नी से ज्यादा देर तक सच छुपाना उनके बस में भी तो नहीं है। परंतु थोड़ी देर में ही नीरज जी के कराने की आवाज आने लगी, तो बलराम जी जल्दी से उठकर उनके पास गए। जाकर देखा तो नीरज जी की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उन्होंने तुरंत टैक्सी बुलवाई और नीरज को अस्पताल लेके गए। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब बलराम जी के पास आए। उस समय नीरज जी सो रही थी। देखिए मिस्टर बलराम, नीरज जी की हालत गंभीर होती जा रही है, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बोन मैरो डोनेट करने को तैयार हूँ। नहीं मिस्टर बलराम, आपका बोन मैरो मैच नहीं होगा। हाँ, आपका बेटा बोन मैरो डोनेट कर सकता है, या फिर नीरज जी के भाई बहन में से भी कोई कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा बेटा तो अमेरिका में रहता है। ठीक है, मैं इस बारे में अपने बेटे से बात करता हूँ, लेकिन मिस्टर बलराम, जरा जल्दी कीजिएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक लंबा प्रोसेस है और हमारे पास समय कम है, और इसमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और यदि समय पर ट्रांसप्लांट हो गया तो 50% से अधिक चांस हैं उनके बचने के। नहीं तो क्या डॉक्टर साहब, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। अपनी पत्नी के दूर जाने के ख्याल मात्र से ही बलराम जी अंदर तक सिहर गए। तभी डॉक्टर ने कहा, और हाँ बलराम जी, यह ध्यान रखिएगा कि आपको उनकी दवाई का खास ख्याल रखना है। एक टाइम की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद बलराम जी नीरज जी को अपने साथ घर ले आए। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया, तो फोन उठाते ही विपिन भड़क उठा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। वह तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ। अरे पिताजी, बंद कीजिए माँ की बीमारी के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करना, प्लीज। फिर झिझकते हुए बलराम जी बोले, वो दरअसल बेटा बात यह है
कि तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास जितने भी पैसे थे वह दवाइयों में खर्च हो गए हैं। पेंशन आने में भी अभी बहुत दिन बाकी हैं और पेंशन भी इतनी तो नहीं है कि उसी के भरोसे इलाज जारी रखा जा सके। अरे तो पिताजी, इतना बड़ा घर है, वह किस दिन काम आएगा? आप घर को गिरवी रखकर बैंक से पैसे ले लीजिए, मुझे आपके घर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, इस काम में तो समय लग जाएगा और हमारे पास इतना समय नहीं है। तभी पिता की बात काटते हुए विपिन बोला, देखिए पिताजी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं अभी बिजी हूँ। अब आपको जो कुछ भी कहना हो आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना, बस मुझसे पैसे भेजने की उम्मीद मत कीजिए। इतना कहकर उसने फोन पटक दिया। बेटे की बात सुनकर बलराम जी खुद से ही बोले, माँ बाप यदि सपने में भी अपने बच्चों को तकलीफ में देखते हैं तो तिलमिला उठते हैं, लेकिन क्या माँ बाप को इतने कष्ट देने के बाद भी बच्चों में रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास नहीं पनपता? बड़े होकर अपने ही बच्चे कैसे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल हो जाते हैं। काफी देर तक कुछ सोच विचार करते हुए कुर्सी पर यूं ही बैठे रहे। अपने गाल को हथेली पर टिकाए बलराम जी को अपने बेटे की बातें किसी पैने दर्द की अनुभूति करा रही थी। आंखों से टपकते खारे पानी ने हथेली और गाल में चिपचिपाहट पैदा कर दी थी। बलराम जी उठकर अपना चेहरा धोया और फिर नीरज जी के पास दवाई लेकर आ गए। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा, एक वक्त की दवाई भी नहीं भूलते। नहीं, ख्याल तो हमेशा तुमने मेरा रखा है नीरज, और जानती हो आज पूरे 40 साल हो गए हैं तुम्हें यह सब करते करते। बलराम जी ने कहा तो नीरज जी हैरान होती बोली, अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो बलराम जी ने कहा, हाँ नीरज, मुझे आज भी याद है वह दिन जब तुम दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। फिर नीरज जी मुस्कुरा उठी और बोली, उस दिन से लेकर आज तक हम अपनी शादी की सालगिरह को कितने प्यार और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते आए थे। पिछले सालगिरह पर तुमने मुझे लाल रंग की साड़ी खरीद के दी थी। हाँ नीरज, लाल रंग की साड़ी तुम्हारे गोरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। हाथों में लाल लाल चूड़ियां, लाल सिंदूर से भरी मांग, गले में मंगलसूत्र और पैरों में छमछम बजती पायल। इतनी उम्र में भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो नीरज जी मुस्कुराते हुए बोली, पता है मेरी उम्र की बाकी सभी औरतें कहती हैं कि हमने बहुत कर लिया सजना संवरना, इस उम्र में क्या अच्छा लगता है यह सब, पर मैंने खुद को कभी उम्र के हवाले नहीं किया था। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है। कहते कहते नीरज जी का गला रुद्र हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, याद है आपको वह दिन जब आपने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा था कि मैं तुमसे हमारी शादी का 8वां वचन चाहता हूँ? मैं तो यह सोचकर हैरान रह गई थी, क्या 7 वचन कम थे जो अब एक और मान रहे हैं? तो आपने मुझसे कहा था कि मुझे यह वचन चाहिए कि तुम सदा यूं ही मेरा साथ निभाओगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, कोई भी मुश्किल क्यों न हो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और मैंने भी आपको वह वचन दे दिया था। इतना कहकर नीरज जी ने बलराम जी का हाथ अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोली, आज तक मैंने अपने उस वचन को निभाया था, लेकिन अब शायद। इतना सुनते ही बलराम जी, जो अब तक अपनी पत्नी के सामने अपने दिल को मजबूत किए बैठे थे, अचानक जैसे टूट कर बिखर गए थे और नीरज जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। दोनों ओर से अश्रुधारा बहती जा रही थी। एक दूसरे का साथ छूटने के विचार मात्र से ही दोनों अंदर तक कांप गए थे। बस नीरज, बहुत हुआ यह रोना धोना, अब तुम्हें ठीक होना है मेरे लिए, इसलिए जल्दी से यह खाली पेट वाली दवाई खा लो, फिर नाश्ता भी करना है। कहते हुए बलराम जी ने नीरज जी को दवा दी और जैसे ही उठकर जाने लगे तभी पीछे से उनका हाथ थामते हुए नीरज जी बोली, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना आपको मेरी वजह से? क्या करूं, मेरा भी आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। तुम कहीं नहीं जाओगी नीरज, एकदम ठीक हो जाओगी। फिर नीरज जी ने कहा, क्या आपकी विपिन से बात हुई?
नहीं, कुछ देर पहले फ़ोन किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, ऑफिस में बिज़ी रहता है। यह क्या बात हुई? ऐसा भी क्या बिज़ी हो गया है कि बीमार माँ का हाल जानने के लिए भी उसके पास समय नहीं है? उसे फिर से फ़ोन लगाइए ना, एक बार बात करनी है उससे। नहीं नीरज, शायद वह अब भी बिज़ी हो, मैं कल बात करवा दूँगा। क्या आप भी हर रोज़ कल-कल कहकर बात को टाल देते हो? एक बार तो बात करवा दो, उससे बात करने का बहुत दिल कर रहा है। हो सके तो वीडियो कॉल पर बात करवा दीजिए। उसके साथ-साथ बच्चों का चेहरा भी देखने को मिल जाएगा। नीरज जी के बार-बार जिद करने पर बलराम जी ने फ़ोन लगाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं मुझसे? सारे काम छोड़कर क्या मैं सारा दिन आपके साथ फ़ोन पर ही बातें करता रहूं? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे आपका फ्लैट नहीं चाहिए। आप उस पर बैंक से लोन ले सकते हैं और जो मन में आए वह कर सकते हो। यह सुनकर बलराम जी ने फोन काट दिया और बोले, वह नीरज, विपिन ने कहा है कि उसे बहुत काम है, जब फ्री होगा तो अपने आप फोन कर लेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वह अभी बिजी होगा, लेकिन तुम मानती कहाँ हो। अब खाना खा लो, दवाई लेने का समय हो रहा है। नीरज जी, बलराम जी के भाव ताड़ गई थी। उनके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, कोई बात नहीं जी, आप उदास मत होइए। बेटे की अपनी जिंदगी है, अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। उसकी खुशियों में ही हमें अपनी खुशियों को तलाशना चाहिए। वह काम में व्यस्त रहता होगा ना, तो जबरदस्ती उसे यहाँ बुलाकर हम उसकी तरक्की में बाधा क्यों डालें। अपनी आंखों के आंसू छिपाने का प्रयास करते हुए नीरज जी ने कहा और दवाई लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद पानी का गिलास वापस देते हुए बोली, एक इच्छा है मेरी, वादा करो उसे जरूर पूरा करोगे। बलराम जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो नीरज जी बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार विपिन के हाथों ही हो। मेरी चिता को मुखाग्नि मेरा बेटा ही दे। यह तुम क्या कह रही हो नीरज? तुम कहीं नहीं जा रही हो। कांपते स्वर में बलराम जी बोले, अजी अब रहने भी दीजिए, मुझे सब मालूम है। जिस समय डॉक्टर साहब आपको मेरी हालत के बारे में बता रहे थे, उस समय मैं सोई नहीं थी। यह सुन लिया था मैंने। यह बात सुनते ही बलराम जी आश्चर्यचकित रह गए। फिर नीरज जी बोली, बस मुझे यह वचन दो कि तुम मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करोगे। नहीं नीरज, तुम जानती हो इस इच्छा को पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, रोते स्वर में बलराम जी ने कहा और रसोई घर में चले गए और जी भर कर रोए। नीरज जी की बिगड़ती हालत उन्हें परेशान किए जा रही थी। दिल में हर क्षण एक अनजाना सा डर अंगड़ाई लेने लगा था। 2 दिन बीते तो बलराम जी के मोबाइल की बेल बज उठी। उनके बेटे का फोन था। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, पिताजी मैं इंडिया आ रहा हूँ। सुनते ही बलराम जी का चेहरा खिल उठा। सच बेटा, कब आ रहा है तू? बस पिताजी 4 दिन बाद वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। बलराम जी के मन में एक आस जगी तो विपिन बोला, लेकिन पिताजी मैं मुंबई आ रहा हूँ तो इसमें डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं वहाँ सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा हूँ। हालांकि थोड़ी मुश्किल तो होगी, पर थोड़ा समय निकाल कर आप लोगों से मिलने भी आ जाऊंगा। और हाँ पिताजी, मुंबई में ही मेरा एक दोस्त बैंक मैनेजर के पद पर है। घर को गिरवी रखकर लोन लेने के बारे में मैंने उससे बात की थी। उसने कहा कि वह जल्द से जल्द यह काम करवा देगा। अब मैं आ ही रहा हूँ तो बैंक से लोन लेने संबंधी सारी औपचारिकताएं भी पूरी करवा लेते हैं। आप घर के कागज पहले ही निकाल कर रख देना। मैं चाहता हूँ कि बैंक के कागजी कार्रवाई मेरे सामने हो, ताकि आप लोगों को पैसे से संबंधित सारी दिक्कतें दूर हो जाएं और साथ साथ मेरी परेशानियां भी। कहते हुए उसने फोन रख दिया। बेटे की बात सुनकर बलराम जी के विश्वास का एक और पहलू आज दम तोड़ चुका था। दिल और दिमाग का कोई भी हिस्सा यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि कोई बेटा इतना स्वार्थी भी हो सकता है। उनकी आंखें लाल थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन आंखों में अभी लहू की बूंदें टपकने लग पड़ेंगी। लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने खुद को संभालते हुए
अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़कर नीरज के पास गए और बोले, जानती हो नीरज, तुम्हारा बेटा आ रहा है इंडिया। सुनते ही नीरज जी की आंखों में चमक आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हो? हाँ नीरज, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? अच्छा तो कब आ रहा है वह? बच्चे भी आएंगे ना उसके साथ। 4 दिन बाद ही वो यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन अकेला आएगा। दरअसल उसकी मुंबई में एक मीटिंग है जिसके चलते वह इंडिया आ रहा है। वह मीटिंग खत्म करने के बाद वह कुछ समय के लिए हमसे मिलने भी आ जाएगा। क्या केवल कुछ समय के लिए? नीरज की मुस्कुराहट पल भर में निराशा में तब्दील हो गई। हाँ नीरज, क्या करें, बहुत व्यस्त रहता है हमारा बेटा। अच्छा तुम्हारी दवाई का समय हो रहा है, मैं खिला देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं, दवाई मैं खा लूंगी, पानी पास में ही रखा है। नीरज जी ने कहा, ठीक है नीरज, दवाई खाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ज्यादा देर तक जागना तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, बलराम जी ने कहा। लेकिन नीरज जी की आंखों में नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मन मस्तिष्क में विचारों की तीव्र आनियां चल रही थीं। 3-4 दिन बाद विपिन अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा तो देखा बलराम जी बाहर आंगन में ही बैठे थे। उसे देखते ही उनके चेहरे पर खुशी छा गई। आ गया बेटा तू, तेरी माँ तेरा कब से इंतजार कर रही है, बलराम जी ने उत्साहित स्वर में कहा। परंतु विपिन ने उस बात का कोई जवाब न देते हुए औपचारिकतावश उसने अपने पिता के पैर छुए और बोला, मैंने आपको बताया था ना पिताजी, यह किशन है मेरा दोस्त जो बैंक मैनेजर है। आपने मकान के कागज तो निकाल कर रखे ही होंगे। अब जल्दी से अंदर चलिए और कागज दिखाइए। बड़ी मुश्किल से मैं समय निकाल कर आया हूँ, अब जल्दी कीजिए। बेटा अपनी माँ से नहीं मिलोगे? बलराम जी ने कहा। हाँ हाँ पिताजी, उनसे भी मिल लेता हूँ। बलराम जी घर के अंदर आए तो विपिन तेज कदमों से चलते हुए उनके पीछे आया। देखो तो कौन आया है, कितने दिनों से इंतजार कर रही थी तुम इस पल का, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। कहते हुए बलराम जी ने नीरज को हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन नीरज ने आंखें नहीं खोली। माँ उठो ना, उठते क्यों नहीं? विपिन ने जोर से पुकारा। उसकी आवाज सुनकर नीरज जी की नींद नहीं खुली। जल्द ही बलराम जी को एहसास हो गया कि बेटे को देखने के लिए पल पल तरसती नीरज की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। विपिन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और माँ माँ पुकारते हुए रोने लगा। इधर बलराम जी के दुख की तो कोई सीमा न रही। पत्नी के जाने के गम से वह फूट फूट कर रो पड़े। रह रहकर उन्हें सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। कुछ देर बाद आस पड़ोस के लोग भी आने लगे। नीरज जी के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया गया। तभी अचानक बलराम जी के मन में एक ख्याल आया। वह जल्दी से उठे और कमरे में जाकर नीरज जी के बिस्तर को खंगालने लगे। लेकिन जैसे ही तकिया उठाकर देखा तो उनको पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां नीरज जी के पिछले 4 दिन की दवाइयां पड़ी थी। तभी उन्हें याद आई डॉक्टर की वह बात, जब डॉक्टर ने कहा था नीरज की एक वक्त की दवाई भी नहीं छूटनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर मन ही मन बोले, विपिन के आने की खबर सुनने के बाद जब भी मैं उसे दवाई देने लगता तो कहती मैं दवा खा चुकी हूँ, लेकिन सारी दवाइयाँ तो ज्यों की त्यों पड़ी हैं। इसका मतलब 4 दिन से नीरज ने कोई दवाई नहीं ली थी। सोचकर बलराम जी का दिमाग चकराने लगा, दिल जोरों से धड़कने लगा। दवाई के पास में ही एक कागज रखा था। बड़ी बेचैनी से बलराम जी ने वह कागज उठाया जिस पर नीरज जी ने लिखा था, मुझे मालूम है जिस समय आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे उस समय तक मैं दुनिया में नहीं रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपका दिया हुआ वह वचन तोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही तो हमारा विपिन हमारे पास आ रहा था, अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पत्र पढ़ते ही बलराम जी के मस्तिष्क में एक भूचाल सा आ गया। सारा जिस्म थर थर कांपने लगा और वे धम्म से जमीन पर बैठ गए। विपिन ने पिता के हाथों से वह पत्र लिया और पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। फिर बलराम जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कांपते स्वर में बोला, पिताजी संभालिए अपने आप को,
परंतु जैसे ही विपिन ने अपने पिता को छुआ, उसी समय उनकी गर्दन झूल गई। वे निष्प्राण हो चुके थे, कूच कर चुके थे इस क्रूर दुनिया से और चले गए थे अपनी नीरज के साथ वह 8वां वचन निभाने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।